अगर हम लोग ब्रीदिंग में जाएंगे तो एग्जैक्टली ब्रीदिंग के कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल सा है। अगर ये समझ लिए तो ये चैप्टर इजी हो जाएगा। ब्रीदिंग हम लोग लेने को बोलते हैं या छोड़ने को बोलते हैं? एक साइकिल है पूरा। मैं बोला कि ब्रीदिंग लेना है या छोड़ना है। किसके लिए हम लोग ब्रीथ करते हैं? लेना। दोनों डायरेक्ट लोगे। इट इज छोड़ना। नाक बंद करके बैठे रहो, मैक्सिमम तक कितना होल्ड कर सकते हो देखो, करो ना, नाक बंद करके जोर से बैठे रहो, मतलब कितना तक मैक्सिमम होल्ड करते हो देखो, उसके बाद देखो कौन सा काम करते हो। बंद करके रखो ना, बोल रहा हूं करो, कितना मैक्सिमम कर सकते हो, उसके बाद कौन सा हो रहा है देखो। छोड़ा ना, मैक्सिमम कर से क्या हो, छोड़ रहे हो ना। क्यों छोड़ रहे हो? जब हम लोग लेते हैं कुछ, ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन का डिफ्यूजेबल रेट जो है अलोंग विथ हीमोग्लोबिन अलोंग विथ ब्लड, वो स्लो है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। वो जल्दी जल्दी फॉर्म होता है, वो हम लोग ज्यादातर होल्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि बाकी वाला फिर से हो आ रहा है ना। तो इसके लिए छोड़ने का जो रेट होगा वो ज्यादा होगा। जब हम लोग छोड़ेंगे, उस एम्प्टी स्पेस को फील करने के लिए हम लोग इनहेल करेंगे। जैसे कि कोई भी ड्रॉपर होता है, ड्रॉपर के पहले अंदर चला जाता है कुछ, हम लोग प्रेस करते हैं, प्रेस करने से क्या होता है, अंदर का हवा नीचे आता है, देन हम लोग किसी को पकड़ते हैं, देन उसमें अंदर चला जाता है। दैट एवरीवेयर हम लोग निकालते हैं। पहले हम लोग जब निकालेंगे, उस स्पेस को फुलफिल करने के लिए हम लोग लेंगे, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। क्लियर? तो पहले एक्सहेलेशन होगा, देन इनहेलेशन होगा। इसके अकॉर्डिंगली क्यों होगा? क्योंकि अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ऑक्सीजन का जो बाइंडिंग कैपेसिटी अलोंग विद हीमोग्लोबिन होगा, वो कंपैरेटिवली क्या है, स्लो है अलोंग कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑलमोस्ट 20 to 25 टाइम्स फास्टर देन ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड 200 to 300 टाइम्स फास्टर देन ऑक्सीजन। तो ऑलवेज ऑक्सीजन कंपेरेबली लो है, स्लो है एज कंपेयर टू व्हाट, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए हम लोग लेने का, जाने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो जाता है, बट जब हम लोग छोड़ेंगे उसको वो जल्दी, क्योंकि ज्यादातर हम लोग CO2 को अंदर रख नहीं पाएंगे तो छोड़ देंगे हम लोग। इन दिस ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अगर हम लोग सही से देखते हैं, इस चैप्टर में बहुत से कंडीशन, मतलब हम लोग कहीं पे पानी के नीचे जाए या तो हम लोग ऊपर आए, कहीं पे भी जाए, देखेंगे इज द ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द लिविंग सेल टू रिलीज एनर्जी फॉर बायोलॉजिकल वर्क। मतलब यहां पे हम लोग रेस्पिरेशन, मतलब क्या है, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन मतलब ब्रेक डाउन, और ब्रीदिंग मतलब एक्सचेंज ऑफ O2 इन द एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स। तो मतलब CO2 को छोड़ना, O2 को लेना, CO2 को छोड़ना, O2 को लेना, ये है हम लोग का ब्रीदिंग। और रेस्पिरेशन क्या है, ब्रेक डाउन। तो अगर हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ना, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन बोथ आर सेम थिंग, बट दे आर नॉट सिमिलर वन डायरेक्टली। रेस्पिरेशन मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब हम लोग किसी चीज को ब्रेक डाउन करेंगे, जब CO2 रिलीज होगा, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रेस्पिरेशन। अभी उसी CO2 को जब बाहर निकालेंगे एंड एज कंपेयरली उसको हम लोग ऑक्सीजन एंट्री करवाएंगे, वो होगा ब्रीदिंग। तो यहाँ पे दो चीज होते हैं, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। क्लियर है बात? तो अगर रेस्पिरेशन होगा तो ब्रेक डाउन होगा, वहां पे क्या जाएगा, CO2 फॉर्म होगा, O2 के प्रेजेंस में CO2 को निकालेंगे, उस प्रोसेस के लिए फिर से ऑक्सीजन एंट्री करेगा, वो होगा ब्रीदिंग। और जो CO2 निकल रहा है वो कंडीशनली होगा, ब्रेक डाउन कंडीशन के लिए वो होगा रेस्पिरेशन। इन दैट केस अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, हर कोई इसी के अलग अलग होते हैं। एवरी सर्टेन एनिमल दे हैव देयर ओन
स्पेसिफाइड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अगर वो एनिमल्स होंगे मतलब ह्यूमंस होंगे, ह्यूमंस के लिए एक होगा। अगर वो प्लाटीहेल्मिन्थ्स होंगे उनके लिए एक जैसा होगा, एनिलीड्स के लिए एक जैसा होगा। अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग होते हैं। जनरली बॉडी सर्फेस से कौन करते हैं? लोअर इंवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्ज, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स टिल फ्लैटवर्म्स तक जो भी होंगे, क्योंकि आर्थ्रोपोड्स से बेसिकली हम लोगों को पता है, आर्थ्रोपोड्स से स्पेसिफिकली रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फॉर्म होना शुरू करते हैं। पूरे एनिमल के स्टडी किए थे हम लोगों ने, एनिमल के हम लोग देखे थे कि आर्थ्रोपोड्स से क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन फॉर्मेशन होता है, मतलब प्रॉपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो इससे पहले जो भी होंगे वो लोग कोई सब्सिडियरी ऑर्गन से ही अपने काम करेंगे, आइदर बॉडी सरफेस या तो लाइक मॉइस्ट स्किन, ऐसे से काम करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे जनरली बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी से मतलब बॉडी का ऊपर वाला जो सरफेस मॉइस्टी सरफेस होगा, उससे लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स ये सब कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर हम लोग देखेंगे द मॉइस्ट क्यूटिकल, तो दोनों के डिफरेंस क्या है? दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस होगा? दैट इज यहां पे बोला गया है कि जनरली बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस एंड स्किन और मॉइस्ट कल्चर। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है दोनों में? इनके सरफेस क्या मतलब क्यूटिकल या मॉइस्ट नहीं होगा? गुड। जो लोग डायरेक्टली पानी में रहेंगे, जो लोग डायरेक्टली पानी में रहेंगे उनका ये मॉइस्टी बॉडी सरफेस हो जाएगा। बट जो लोग दोनों एरिया में लाइक एम्फीबियंस की तरह, मतलब एम्फीबियंस के दोनों वे में रह सकते हैं, उनका ये क्यूटिकल बेटर आएगा। क्योंकि क्यों आएगा? क्योंकि पानी के नीचे, अगर पानी के नीचे अगर वो लोग रह जाएंगे तो पोर्स में पानी आ जाएगा, तो वो लोग अपना रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे। इवन ऊपर आ जाएंगे ड्राई हो जाएगा बॉडी। सो दैट वे मेंटेन करने के लिए क्यूटिकल होता है उनके। तो ये होगा अर्थवर्म, लीच, एम्फीबियंस कंडीशन में। अगर हम लोग देखेंगे ट्रैकियल ट्यूब्स, ट्रैकियल ट्यूब मतलब यहां से थोड़ा थोड़ा शुरू हो रहा है मॉडिफिकेशन। ट्रैकियल ट्यूब मतलब क्या? इंसेक्ट्स, सेंटीपीड, मेलीपीड, स्पाइडर्स इनमें होंगे। अगर हम लोग देखेंगे ब्रांकियल रेस्पिरेशन, गिल्स, फिशेस, टैडपोल, प्रॉन्स एक्सेट्रा, और लंग्स में मोस्ट वर्टिब्रेट हम लोग भी सब करते हैं। ऐसा कोई एक एनिमल बताओ जो 3 अलग अलग वे में अपना रेस्पिरेशन कर सकता है? ऐसा कोई एक एनिमल जो 3 वे में अपना रेस्पिरेशन कर सकता है? एग्जैक्टली, फ्रॉग बकल कैविटी से कर सकता है, मतलब माउथ से कर पाएगा, स्किन से हो सकता है, इवन लंग्स से हो सकता है। तो 3 वे में अपना रेस्पिरेशन या तो ब्रीदिंग कर सकता है फ्रॉग। क्लियर? वो यहां पे कैसे करेगा? बक्कोफेरेंजियल, देन गिल्स, दैट इज उनके जो सरफेस कंडीशन ऊपर में गिल्स होते हैं, गिल्स से या तो लंग्स से। तो तीनों वे में वो अपना अपना रेस्पिरेशन कर पाएगा फ्रॉग। क्लियर? तो इस जगह में हर किसी के लिए अलग अलग होगा। इन दैट केस ह्यूमन रेस्पिरेशन अगर हम लोग देखेंगे, जो ब्रीदिंग हम लोग लेते हैं, तो एयर ट्रैक्ट, पेयर्ड लंग्स। यहां पे देखो, हम लोग अच्छे से क्वेश्चन को समझना, अगर हम लोग अपने बॉडी के एस्पेक्ट में सोचेंगे, 2 टाइप के पार्ट होते हैं। नाक से लेके मतलब फ्रॉम द नॉस्ट्राइल्स टू अप टू लंग्स, एल्वियोली, ये पूरा का पूरा हम लोग का ये ब्रीदिंग चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे। बट फ्रॉम दिस टू दिस, यहां पे इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे कॉन्डक्टिंग पार्ट। फ्रॉम हियर टू दिस पार्ट इट इज कॉन्डक्टिंग पार्ट। बाकी एक होगा रेस्पिरेटरी पार्ट, एक्सचेंज पार्ट। कौन? दैट डक्ट्स एंड एल्वियोली। डक्ट्स एंड एल्वियोली ये होंगे एक्सचेंज पार्ट। याद रखना इसको, डक्ट्स एंड एल्वियोली होंगे एक्सचेंज पार्ट, बट फ्रॉम नॉस्ट्राइल्स टू अप टू दिस दैट विल बी कॉन्डक्टिंग पार्ट। तो 2 टाइप के कंडीशन होंगे, वन विल बी कॉन्डक्टिंग, अनदर विल बी एक्सचेंज। एक्सचेंज कौन होगा? डक्ट्स एंड एल्वियोली, ये होगा एक्सचेंजल सेक्शंस। और अगर हम लोग नॉस्ट्राइल से लेंगे अप टू यहां तक आएंगे, वो होगा कॉन्डक्टिंग पार्ट। क्लियर? इस पूरे जगह में अगर हम लोग देखेंगे स्पेसिफिकली, इस जगह में यहां पे एक फ्लैप रहता है इस पोर्शन में। ये फ्लैप हम लोग बोलते हैं उसको एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस, ये फ्लैप एपिग्लॉटिस, इसका जो अपर सरफेस है उसका एक नाम होगा, लोअर सरफेस का एक नाम होगा। मतलब फ्लैप का ऊपर एंड लोअर। ऊपर वाला होगा ग्लॉटिस, जो मतलब नॉस्ट्राइल्स के साथ कनेक्ट होगा, और नीचे वाला जो फूड पाइप के साथ होगा दैट इज गुलेट।
ओके तो ये दो होंगे, एपिग्लोटिस के फ्लैप के दो पार्ट है, मतलब ऊपर वाला पार्ट, मतलब यहां पे ऐसा है कि जब हम लोग से ऐसा कुछ है, ऐसे कुछ पोर्शंस है से यहां पे ये फ्लैप है, जब हम लोग एयर लेंगे नाक से तो ऑटोमेटिकली ये नीचे वाला पार्ट, मुंह वाला पार्ट बंद हो जाएगा। सेम हम लोग जो खाना खाएंगे तो ये ऊपर वाला पार्ट, नॉस्ट्रल्स पार्ट बंद कर देंगे, तो दैट एयर आराम से नीचे तक आ जाएगा, ऊपर तक नहीं जाएगा। अगर हम लोग खाते हुए बात करेंगे तब चांसेस है कि चावल वगैरह यहां से आके ऊपर सर तक चला जाएगा, और अगर ये सर तक रीच कर गया, गॉन केस, हम लोग थैंक यू। तो ये पॉसिबल हो सकता है, इसीलिए बोलते हैं कि खाना खाते हुए मतलब बातें बातें मत करो। ये जो एपिग्लोटिस होता है हम लोग, मतलब बॉयज के लिए थोड़ा मोटा होता है, हैवी थिक होता है, और गर्ल्स के लिए एकदम पतला होता है, वो लोग झगड़ा भी वो लोग बहुत अच्छे कर सकते हैं, दैट बिकॉज ऑफ दैट रीजन, बिकॉज वो बहुत फ्लैपी, बहुत हिलता है, हवा में जैसे बहुत हिलेगा ना, वो लोग भी बहुत मतलब सॉलिड झगड़ा कर पाते हैं, बट बॉयज आर लाइक वेरी काम एंड क्वाइट, लाइक वेरी गुड, एवरीथिंग इज फाइन। तो एपिग्लोटिस इन दैट पार्ट, ऊपर वाला जो सरफेस होगा वो होगा ग्लॉटिस, नीचे वाला गुलेट्स। तो इन दिस केस ये ग्लॉटिस और गुलेट्स, तो हम लोग अगर नॉस्ट्रल्स को पकड़ेंगे तो ऊपर से लेके अप टू नीचे तक हम लोग आएंगे अपना कॉन्डक्टिंग सेक्शन में। तो यहां पे एक एक मेंशन कर लो पूरा कॉन्डक्टिंग एयर पैसेज। फर्स्ट इट इज नॉस्ट्रल्स, नसल हेयर, फर्स्ट आएगा नॉस्ट्रल्स, मतलब कॉन्डक्टिंग सेक्शन में कौन से वाले पार्ट पहले आएंगे, दैट इज नॉस्ट्रल्स, देन नसल हेयर, नसल चैम्बर, नसल हेयर, नॉस्ट्रल्स पहले, उसके बाद नसल हेयर, उसके बाद नसल चैम्बर, नेसोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स, ग्लॉटिस, लेरिंग्स, ट्रैकिया, glottis, then what, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, and then alveoli, right? तो ये पूरा कॉन्डक्टिंग सेक्शन है फ्रॉम दैट। ये हम लोग अगर कोई पूछेगा तो ये होगा कॉन्डक्टिंग पार्ट, बट फ्रॉम डक्ट्स, डक्ट मतलब ट्रैकिया से लेके ट्रैकिया टू अप टू एल्वियोली जो होगा वो होगा एक्सचेंजिंग पार्ट। फाइन, मतलब पूरा ही कॉन्डक्टिंग है, बट कॉन्डक्टिंग का एक सर्टेन सेक्शन वो है एक्सचेंजिंग पार्ट। क्लियर? हम लोग पूरा मत सर लेके हम लोग इंसान होंगे, बट सर बिना तो इंसान भी नहीं होंगे ना, तो वही है। तो अल्टीमेट कंडीशन इज एंटायर थिंग इज कॉन्डक्टिंग। तो इसी वे में हम लोग जाते हैं, तो यहां पे जब आएंगे इसी वाले पोर्शन पे, दैट इज लेरिंग्स, जो हम लोग का वॉइस बॉक्स है, इस जगह में होता है ये वॉइस बॉक्स। ये वॉइस बॉक्स हम लोग यहाँ पे है, बर्ड्स के भी वही वॉइस बॉक्स होते हैं, बट उसका नाम होता है सिरिंग्स। हम लोग का जो नाम होता है लेरिंग्स, बर्ड्स के लिए जो वॉइस बॉक्स होगा नाम क्या होगा, सिरिंग्स। लिख के रखो, बर्ड्स वॉइस बॉक्स दैट इज कॉल्ड सिरिंग्स। हम लोग का लेरिंग्स होगा तो बर्ड्स के लिए होगा सिरिंग्स। ओके, तो यहां पे एपिग्लॉटिस, फ्लैपिंग ग्लॉटिस, गुलेट्स, देन दिस ट्रैकिया। ओके, दिस ट्रैकिया, ये जो ट्रैकियल वाला सेक्शन है इसमें ऐसे हाफ सी शेप्ड, सी रिंग जैसे, सी जैसे, ये कंप्लीटली सी जैसा होगा। ऐसे हम लोग अगर पकड़ेंगे यहाँ पे पकड़ सकते हैं, दैट विल बी लाइक दिस। यहाँ पे हर किसी का होगा 9 रिंग्स है, काउंट करके देखना, यहां से लेके यहां तक 9 रिंग्स होंगे। जोर से, धीरे से पकड़ने से नहीं होगा, जोर से पकड़ के देखो। तो दैट इज, हाँ मर गया। तो यहां पे ये 9 रिंग्स होंगे, उसमें से 3 पेयर्ड होते हैं और 3 अनपेयर्ड होंगे। पेयर्ड वाले कौन से होंगे, लिखो, एरिटिनॉइड, दैट पेयर्ड रिंग्स आर एरिटिनॉइड, ARYTENOID, एरिटिनॉइड। Paired ones are arytenoid,
एरिटेनॉइड, ARYTENOID, एरिटेनॉइड. कॉर्निकुलेट, कॉर्निकुलेट, CORNICULAT, कॉर्निकुलेट. एंड क्यूनिफॉर्म, CUNEIFORM, क्यूनिफॉर्म. ये तीनों होंगे पेयर्ड रिंग्स, तीनों होंगे पेयर्ड रिंग्स. और अनपेयर्ड वाले क्रिकॉइड, अनपेयर्ड वाले क्रिकॉइड, CRICOID, क्रिकॉइड. थायराइड, क्रिकॉइड, थायराइड एंड एपिग्लॉटिस, क्रिकॉइड, थायराइड एंड एपिग्लॉटिस. तो ये उनके पार्ट होंगे. तो पेयर्ड अनपेयर्ड मिला के 3 इंटू 2 6, 6 + 3 9. तो ये पेयर्ड अनपेयर्ड के टोटल कंडीशंस होंगे. क्लियर? तो ये पेयर्ड रिंग अनपेयर्ड रिंग उस अकॉर्डिंगली हम लोग डिफाइन कर पाएंगे. पेयर्ड रिंग्स, अनपेयर्ड रिंग्स. ये क्या करता है? ये इस पोर्शन को, ट्रैकिया को प्रोटेक्ट करता है, ये कोलैप्स ना हो जाए. मतलब कोलैप्स मतलब हम लोग तो पूरा दिन ER ब्रीथ नहीं करते ना, कभी कभी हम लोग सो जाते हैं एंड ऑल दैट. तब क्या होता है ना, अंदर में ये ट्रैकिया कभी कभी ऐसे लग जाता है. तब जब पानी पीते हो ना, तो पानी बहुत टाइम के लिए अटक जाता है ना, मतलब इट फील लाइक यहाँ पे अटक गया पानी, देन धीरे से पानी नीचे आ जाता है. क्यों होता है? जब एयर ब्रीदिंग नहीं होगा, मॉइस्ट नहीं रहेगा, तो ऑटोमेटिकली लोग एक जगह ऐसे फिक्स हो जाएंगे. सो यहाँ पे सब कुछ अटक जाता है. देन हम लोग धीरे से जब पानी को स्वेल करते हैं, धीरे से नीचे आता है, तो कभी कभी अटक जाता है. यही अगर यहाँ पे ये होता है, मतलब ये रिंग होते हुए भी होता है, बट अगर नहीं होता पूरा पूरा तो पूरा क्या होता है, कोलैप्स हो जाता है. और अगर पूरा कोलैप्स हो जाता है मतलब हम लोग भी, हाँ थैंक यू. तो उस कंडीशंस को सरवाइव करने के लिए ट्रैकियल वाले कॉन्सेप्ट होते हैं. यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो ये लेफ्ट और राइट लंग्स है, राइट लंग्स में यूजुअली 3 चैम्बर है. देखो 1 2 3 चैम्बर है, बट लेफ्ट लंग में सिर्फ 2 ही चैम्बर है. तो क्यों? क्योंकि लेफ्ट लंग के जो पोर्शन यहाँ पे जो कैविटी लाइक पाउच पोर्शन क्रिएट हुआ है, वहां पे हार्ट प्रेजेंट रहता है. तो राइट लंग में 3 चैम्बर होंगे, लेफ्ट में 2 होंगे, और इस पर्टिकुलर पाउच में हार्ट प्रेजेंट रहेगा. तो यहाँ पे जो हार्ट प्रेजेंट होता है, हार्ट के लिए जो पोजीशन क्रिएट किया गया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मीडियास्टिनम. मीडिया स्टेनम, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मीडियास्टिनम. क्लियर? दैट पाउच ओवर देयर, जहां पे, जिस पाउच में अल्टीमेटली, पाउच में जहां पे ये हार्ट प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? मीडियास्टिनम. जब पाउच वेयर एग्जैक्टली दैट हार्ट प्रेजेंट, को हम लोग बोलते हैं मीडियास्टिनम, जहां पे ये हार्ट प्रेजेंट रहेगा. क्लियर? ये पाउच लाइक नॉच लाइक स्ट्रक्चर जहां पे ये प्रेजेंट होगा. फाइन? हाँ, दैट इज नॉच बोलेंगे तो कार्डियक नॉच, पाउच बोलेंगे तो मीडियास्टिनम, दैट इज कंडीशनली कम्स. तो उसी अकॉर्डिंगली ये प्रेजेंट होते हैं. फाइन? एनी डाउट इन दिस सेक्शन? यहां पे एक चीज देखो, ये जो हम लोग का ये किसी किसी के, नॉट बी इन एवरीवन, कम कम डेमो. सो हियर दिस इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस. लाइक एपिग्लॉटिस का एक्सटेंड पोर्शन है थायराइड कार्टिलेज का, जिसको हम लोग बोलते हैं एडम्स एप्पल. ओके, सी दैट एडम्स एप्पल. जो लोग खाते पीते घर के, उनके नहीं दिखाई देते, उन लोग का अंदर है. ठीक है? तो लाइक किसी किसी का ये निकल जाता है, इसको हम लोग एडम्स एप्पल बोलते हैं. ये एक्सटेंडेड थायराइड कार्टिलेज है. मतलब जो यहाँ पे हम लोगों ने 9 रिंग के बारे में लिखा हुआ है, अनपेयर्ड में थायराइड लिखा है, वही थायराइड रिंग जब यहाँ पे एक्सटेंड हो जाता है, ये इसमें हम लोग एडम्स एप्पल होता है. उसके पीछे ही होता है लेरिंग्स वाला सेक्शन, जहाँ पे ये हम लोग ऑटोमेटिकली साउंड कर सकते हैं. तो इसको हम लोग बोलते हैं एक कंडीशन. ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं एडम्स एप्पल. एकदम प्रोमिनेंट है उसका ना, अच्छा है. अभी ऐसे 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 करो, ब्रीथ करो. ये जो पोर्शन है ये एक्सपांड हो रहा है, रिब केज इन्फ्लेंट हो रहा है. और ब्रीथ आउट करो, आउट, नॉर्मल नॉर्मल. तो ऑटोमेटिकली ये नीचे आ जा रहा है.
तो ये जो रिपकेज है, ये रिपकेज ऊपर आ रहा है, रिपकेज नीचे जा रहा है, तो अल्टीमेट, थैंक यू, तो रिपकेज ऊपर आ रहा है या रिपकेज नीचे जा रहा है, तो इसके नीचे क्या हो रहा है, डायफ्राम है। हम लोग समझते हैं क्या, जब हम लोग इनहेल करते हैं डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है क्योंकि ये डोम से फ्लैट हो जाता है, बट ये गलत है। एक्चुअली जब हम लोग इनहेल करते हैं ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है क्योंकि एग्जैक्टली उसका वॉल्यूम ज्यादा था। जब हम लोग प्रेस करते हैं वो डोम से फ्लैट होता है, दैट मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वॉल्यूम ज्यादा था, अभी वॉल्यूम क्या कम हो गया है। किसी भी कॉन्सेप्ट में देखो, अगर इतना सा पोर्शन रहेगा, ये डोम शेप्ड है, मतलब मैं जहां जहां पकड़ा हूं ये डोम शेप्ड है, अगर इसी जगह में मुझे फ्लैट करना है तो क्या होगा, एक्सेस पार्ट रह जाएगा, मतलब मुझे हाथ हिलाना पड़ रहा है, बट मैं अगर यहां पे ही फिक्स रहूं और इस जगह फिक्स रह के इसको फुल फ्लैट करूं, होगा फ्लैट? कभी नहीं होगा। दैट मीन्स व्हाट, इसको डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। तो जब हम लोग इनहेल करते हैं, इनहेल वाले कॉन्सेप्ट में क्या होगा, जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और जब एक्सहेल करते हैं वो रिलैक्स होगा। तो इनहेलेशन इज ए एक्टिव प्रोसेस और एक्सहेलेशन इट विल बी पैसिव प्रोसेस। क्लियर? तो इस कंसेप्ट को हम लोग जब इनहेल करेंगे सब कुछ इन्फ्लेंट होकर ऊपर आएगा, ये डायफ्राम नीचे जाएगा, दैट डायफ्राम का क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होके नीचे जाएगा तो प्रेस होके जाएगा, दैट मीन्स ये एक्टिव प्रोसेस होगा। और जैसे कि हम लोग एक्सपायर करेंगे, बाहर निकालेंगे, तुरंत ये फ्लैट चीज क्या होगा, डोम जैसा बन जाएगा, वो अपने पोजीशन पे आ जाएगा, ऑटोमेटिकली अंदर वाला चीज स्क्वीज होंगे, ऊपर वाला इन्फ्लेंट पोर्शन नीचे आ जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा एंड देन थिंग्स विल बी कम्स आउट। तो अल्टीमेट इनहेलेशन वे में आता है। तो यहां पे थोड़ा एक लिखो, that epiglottis, it is thin, elastic and cartilaginous. Epiglottis, it is thin, elastic. Epiglottis, it is thin, elastic and cartilaginous. Thin, elastic, cartilaginous. Extended thyroid cartilage. Extended thyroid cartilage. Extended thyroid cartilage, it's called Adam's apple. Extended thyroid cartilage. Extended thyroid cartilage, it's called Adam's apple. ट्रैकिया, यहां पे हम लोग पीछे वाला क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, इसमें पहला वाला ऊपर वाला क्या रहेगा, सर्वाइकल, देन क्या आएगा, थोरासिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सिस, वही तो आता है। तो इस वाले जगह में थोरासिक के 5th पोर्शन तक हम लोग का ट्रैकिया रीच करेगा, मतलब ऑलमोस्ट इतना तक, इस जगह तक हम लोग का ट्रैकिया है। इसके बाद ये सब डिवाइड होके लाइक ब्रोंकाई, ब्रोंकिल्स बन गए। तो दैट इज थोरासिक के कितने वाले पोर्शन पे, 5th थोरासिक, जिसको हम लोग मिड थोरासिक भी बोल सकते हैं क्योंकि थोरासिक में 12 पार्ट होंगे, तो 5th और 6th मतलब मिडिल पोर्शन ही आएगा ऑलमोस्ट। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, लिखो यहाँ पे, थोरासिक इट इज एक्सटेंडेड अप टू 5th ट्रैकिया, इट इज एक्सटेंडेड अप टू 5th thoracic vertebrae. Trachea extends up to 5th thoracic vertebrae. 5th thoracic vertebrae. Trachea lined by pseudostratified, trachea lined by pseudostratified squamous, pseudostratified ciliated, sorry, pseudostratified ciliated, pseudostratified ciliated, pseudostratified ciliated columnar epithelium. It is lined by pseudostratified ciliated columnar, column duct है ना ये, तो column होगा ना, तो columnar epithelium, pseudostratified ciliated columnar epithelium से क्या बनता है, ट्रैकिया लाइंड अप होता है, राइट। तो इसी जगह में हम लोगों के पास ये पूरा का पूरा पेयर ड्रिंक्स, अनपेयर ड्रिंक्स, ये सब इंफॉर्मेशन होते हैं हम लोगों के पास, फाइन, फेयर इनफ। तो इस जगह से हम लोग जाएंगे थोड़ा उसके बाद,
अगर हम लोग देखेंगे एयर पैसेज, तो एयर पैसेज कैसे जा रहा है? conducting part. It transports atmospheric air into the alveoli. It clears air from foreign particles in humidifies and brings that air to the temperature bodies. तो अल्टीमेटली क्या होगा? इस जगह से जाने के लिए पहले होगा कुछ नसल हेयर. नसल हेयर क्या करेंगे? नसल हेयर जब होगा, नसल हेयर क्या करेगा? फिल्टर करेगा उसको. उसके बाद नासोफेरिंग्स वगैरह जो भी है, ये म्यूकल लेयर है, तो म्यूकस में क्या होगा? वो जो स्टिकीनेस होता है, तो बाकी पार्टिकल्स अटक जाएंगे, ह्यूमिडिफाई होगा, और जब अंदर तक जाएंगे ये जाके रीच करेगा कहाँ पे? एल्वियोली तक रीच करेगा. एल्वियोली में क्या है? लेयर है, लाइनिंग लेयर है, जो मेम्ब्रेन क्या करेगा? डिफ्यूजन करेगा. थ्रू डिफ्यूजन ये कहाँ पे एंट्री करेगा? टिश्यू में एंट्री करेगा, मतलब ब्लड में एंट्री करेगा. देन ब्लड कैरी करके कहाँ पे लेके जाएगा? बॉडी टिश्यू में लेके जाएगा. देन सेल टू सेल इंटरेक्शन होगा. तो दैट वे इट एंटायरली इट डिफ्यूजेस आउट. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे इसमें एयर पैसेज ट्रैक्ट जो है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, नसल पैसेज, नसल चैम्बर, then nasopharynx, glottis, larynx, trachea, primary bronchi, secondary bronchi, bronchioles, terminal bronchioles, and then respiratory alveoli part, जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. तो इन दैट केस अगर हम लोग देखेंगे, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कितने छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं. उसको मैग्नीफाई करके हम लोग देख रहे हैं थोड़ा एक चीज नेक्स्ट डायग्राम में. ये जो है, मतलब यहाँ पे आ रहा हूं मैं इस पोर्शन पे, ये जो ट्रैकियल वाला सेक्शन है, मतलब ये जो पूरा सर है हम लोगों का, जहां पे प्लेस्ड है, मतलब जहां पे बैठा होता है, कहीं ना कहीं तो बैठा होगा ना यहाँ पे, तो इस वाले एक शेप वाला जो बोन है, दैट इज कॉल्ड हाइवेट बोन. मतलब जो ये पोर्शन को पूरा हिलाता नहीं है, मतलब फिक्स रखता है. हाइवेट बोन के ठीक ऊपर है एपिग्लोटिस. तो इस वाले पोर्शन पे होगा एपिग्लोटिस, क्योंकि ये ट्रैकियल और पोर्शन को क्या करेगा? मतलब ब्लॉक करेगा, मैनेज करेगा, तो एपिग्लोटिस. उसके बाद ही हो जाता है हम लोग का थायराइड पार्ट. ये थायराइड पार्ट शुरू हो जाते हैं, एंड देन दिस स्टेप बाय स्टेप दिस रिंग्स आर देयर. ये ट्रैकिया है, जो रिंग्स सी वाले कंडीशंस होते हैं. क्रिकोइड कार्टिलेज, ये वाले क्या है? अनपेयर्ड वाले हैं. देखो थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोइड वाले, ये अनपेयर्ड वाले हैं. और यहाँ पे जो आएगा पूरा का पूरा 6 एक साथ होगा, ये पेयर्ड होंगे. तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग का पूरा ट्रैकियल सेक्शन होता है, इस जगह से लेके इस जगह तक. तो यहाँ पे नीचे वाले होंगे पेयर्ड वाले, और अनपेयर्ड वाले ऊपर तक होंगे. तो यहाँ पे अनपेयर्ड 3 है, जैसे कि एपिग्लोटिस, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोइड, ये तीनों क्या है? अनपेयर्ड होंगे. और बाकी जो नीचे एकदम होंगे ये वाले पोर्शन, ये टोटल 6 के 6 यहाँ पे पेयर्ड होंगे. क्लियर? इन डाउट इन दिस सेक्शन? तो इस वाले कंसेप्ट में अगर हम लोग लेरिंग्स देखेंगे, साउंड बॉक्स, ग्लॉटिस, कार्टिलेजस रिंग, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके. हाफ सी शेप होता है. अगर हम लोग इनहेल करेंगे कहीं पे भी हम लोग लंग्स में, तो कोई भी लंग्स में क्या होगा? लंग्स इसके ऊपर सिचुएट होता है, दैट इज कौन सा वाला? डायफ्राम के ऊपर. डायफ्राम के ऊपर, डायफ्राम राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं. हम लोग ऑलरेडी बोल चुके थे. लंग में, इस लंग में कवर्ड होते हैं. इस कवर्ड को हम लोग बोलते हैं प्ल्यूरा. कवर्ड को क्या बोलते हैं? प्ल्यूरा. ये लंग्स के ऊपर जो कवरिंग है, क्यों रहता है? लंग्स कंटिन्यूअसली इनफ्लेट एंड स्क्वीज, इनफ्लेट स्क्वीज ऐसे हो रहा है ना. तो इस कंडीशन के ऊपर क्या? रिबकेज है. तो रिबकेज का फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन में क्या होगा? लंग्स खराब हो जाएंगे. तो जस्ट मेंटेन दैट थिंग, उसके ऊपर कवर रहता है. उन दोनों कवर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्ल्यूरा. और दोनों के बीच वाले गैप को प्ल्यूरल गैप. तो प्ल्यूरा के बीच में जो गैप होगा, फील कहां से होता है? प्ल्यूरल फ्लूइड से. अगर ये फ्लूइड क्या करता है? दोनों लेयर का फ्रिक्शन मेंटेन करता है. अगर जब हम लोग को निमोनिया वगैरह ये सब हो जाता है, तब इस जगह में, इस फ्लूइड के जगह में एक्सटर्नल फ्लूइड एंट्री करना शुरू कर देता है. समझो चीज को, एक्सटर्नल फ्लूइड. अगर हम लोग का दरवाजे में हिंज है, हिंज में लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस है, सो दैट हिंज घूमता रहता है. अगर तुम लुब्रिकेटिंग हटा के पानी दे दो उसमें, घूमेगा? नहीं होगा. तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो चीज है, ये प्लूरल फ्लूइड लुब्रिकेटिंग कंटेंट है. अभी तुम यहाँ पे क्या दे रहे हो? वो निकल जाएगा या कम हो जाएगा, देन एक्सटर्नल फ्लूइड एंट्री कर रहे हैं. सो इसका जो लुब्रिकेशन है वो कम हो जाएगा. लुब्रिकेशन कम होगा तो क्या होगा? हार्ट लंग्स प्रॉपर्ली क्या होगा? इन्फ्लेट नहीं कर पाएंगे, या तो प्रॉपर्ली वो स्क्वीज भी नहीं हो पाएगा. सो दैट क्या होगा? यहाँ पे इन्फेक्शन होने शुरू करेंगे, क्योंकि ब्लड में मतलब पानी अंदर चला गया. वो पानी किसको इफेक्ट करेगा? लंग, एल्वियल्स को इफेक्ट करेगा. देन एल्वियली पूरा का पूरा क्या होगा? एकदम ड्राई, या तो पूरा का पूरा इन्फेक्टेड हो जाएगा. एंड दैट सो दैट वे लोग मर जाते हैं. तो निमोनिया जब भी होता है, इसीलिए बोलते हैं ना लोग, अंदर पानी आ गया. पानी आने का मतलब क्या है? दैट बिटवीन दैट प्लूरल फ्लूइड, उसके जगह पे एक्सटर्नल फ्लूइड, मतलब बॉडी के जो इन्फेक्टेड पस,
डेड ब्लड्स, ये सब एंट्री करना शुरू कर देते हैं, और वही जाके ये पूरा का पूरा फ्लूइड फिल्ड अप कर देता है, जो एल्व्यूली को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देता है, खराब बना देता है। और वो जब एक्सरे करोगे तो दिखा देगा कुछ ही जगह पे एक्सरे में वाइट हो जाएगा, मतलब वहां पे एल्व्यूली दिखाई नहीं देगा, पूरा वाइट हो गया। मतलब वाइट का मतलब क्या है? एल्व्यूली डिस्ट्रॉयड, मतलब ये पूरा का पूरा इन्फेक्टेड हो गया ये। तो उसी एक्ट में के हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे ये प्लूरल फ्लूइड होता है, द टू लेयर ओवर दैट लुब्रिकेटिंग द लंग्स सरफेस। सेम यहाँ पे जैसे लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस होते हैं, एल्व्यूली के ऊपर, एल्व्यूली के ऊपर भी एक सरफेक्टेंट होता है जो सरफेस टेंशन रिड्यूस करता है। एल्व्यूली, हर एक एल्व्यूली के ऊपर भी एक कोट होता है, पतला वाला कोट होगा हर एक एल्व्यूली के ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सरफेक्टेंट, विच इज मेड अप ऑफ लेसिथिन। जो यहाँ पे सरफेक्टेंट होगा वो किससे बना होगा? लेसिथिन से बना होगा। क्लियर? यहाँ पे जो कवर होगा ये किससे बना होगा? लेसिथिन से बना होगा। फाइन। तो ये जो अल्टीमेट सरफेक्टेंट है इसे किससे बना होगा? लेसिथिन से बना होगा। फाइन। जब ये लेसिथिन से बना, लेसिथिन बेसिकली क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो ये लुब्रिकेशन मेंटेन करता है। अगर यहाँ पे ये लेसिथिन ना हुआ या सरफेक्टेंट ना हुआ तो ऑटोमेटिक क्या होगा? एल्व्यूली का जो स्क्वीजिंग एंड ओपनिंग कंडीशन है ये कम हो जाएगा, एंड देन वो स्क्वीज ही होते रहेंगे, सो दैट वे एयर पैसेज कम रहेगा, हम लोग को ब्रीदिंग इश्यूज हो जाएगा। उस चीज को हम लोग बोलेंगे एटेलेक्टासिस। लिखो, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ लेसिथिन इट में लीड्स टू, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ लेसिथिन, ब्रैकेट में लिख के रखो सरफेक्टेंट, डेफिशिएंसी ऑफ लेसिथिन ब्रैकेट में रखो सरफेक्टेंट, it leads to atelectasis, ATE, atelectasis. It's a disease. Atelectasis is a what? Disease, जो अल्टीमेटली इस चीज को हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। फाइन। एटेलेक्टासिस, समझ में आ रहा है बात? तो अल्टीमेटली ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको कंट्रोल करने के लिए जो हम लोग चीज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटेलेक्टासिस। क्लियर? हाँ, नहीं नहीं नहीं, हर एक एल्व्यूली के ऊपर सरफेसिंग कंडीशन में ये दोनों के दोनों का ये कंटिन्यू एक्सपांड हो रहे, तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन होगा, फिर से उस फ्रिक्शन कंट्रोल करने रहेगा, ये एटेलेक्टासिस होगा। क्लियर? देयर इज सरफेक्टेंट, लेसिथिन, फॉस्फोलिपिड एंड देयर इज एटेलेक्टासिस। टोटल हम लोग दो लंग्स में जितना एल्व्यूली होगा वो अगर पूरा निकाल लेंगे और कहीं पे एकदम स्प्रेड कर देंगे, इट विल बी अराउंड 300 मीटर स्क्वायर। 300 मीटर स्क्वायर होगा, 300 मिलियन होगा, सॉरी 300 मिलियन और 100 मीटर स्क्वायर एरिया सरफेस करके 300 मिलियन होंगे टोटल। दो लंग मिला के जितने एल्व्यूलीज होंगे अगर निकाल देंगे सब, इट विल बी अराउंड 300 मिलियन। और 300 मिलियन को अगर हम लोग स्प्रेड कर देंगे कहीं पे, 10 मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर लेगा। मतलब ये रूम का जो लेंथ है ऑलमोस्ट 10 मीटर है, बट ब्रेथ अराउंड 8 मीटर है, तो उसको और 2 मीटर खींचो, जितना तक जाएगा टोटल मल्टीप्लाई कर जितना बड़ा एरिया होगा उतना एरिया पूरा लंग एल्व्यूली से कवर्ड हो जाएगा। तब जस्ट इमेजिन कितना एल्व्यूली हम लोग यहाँ पे, ठीक है? 10 मीटर स्क्वायर एरिया पूरा का पूरा। इवन हम लोग के बॉडी में जितने न्यूरॉन्स है अगर सबको कनेक्ट करते रहोगे ना, 3 to 4 किलोमीटर एरिया हो जाएगा। 3 to 4 किलोमीटर्स, समझ सकते हो? मतलब हम लोग कितना कुछ लेके चल रहे हैं। उसके बाद ये पढ़ाई, क्या भाई इतना मेहनत क्यों क्यों क्यों? कौन साला ये कौन कौन किया था? पेट को कौन बनाया था? पेट बना देता तब भी होता, खा नहीं सकते थे, मतलब टंग होता उसके बाद निकल जाता कहीं से। हाँ, सर्जरी, सर्जरी होगा तो हो ही जाता सर्जरी। तो इसमें 3 लेयर, उसमें 2 लेयर कंडीशनली अगर हम लोग जाएंगे एक्सपांड में तो अल्टीमेट ऐसे होते हैं। लंग्स में हम लोग अगर कंसीडर करेंगे तो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्व्यूली। एल्व्यूली एंड द डक्ट्स आर रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट ऑफ देयर कंडीशन। तो डक्ट्स एंड कंडीशन, एल्व्यूली आर द सब्सटेंस फंक्शनल यूनिट्स ऑफ दैट। तो हर एक किसी में होगा। नेक्स्ट डायग्राम हम देख रहे हैं उसका एक्सपेंशन फॉर्म। देखो यहाँ पे अच्छे से इसको देखो, ये एक्सपांड है, यहाँ पे ये ब्रांचेस गए, डॉटेड पार्ट सब एल्व्यूलीज है, और एक्सपांड होंगे इसका, और मैग्नीफाई होगा हर कोई, और मैग्नीफाई हो रहा है। ये डॉट्स है, ये डॉट्स और मैग्नीफाई होगा, और मैग्नीफाई होंगे, और मैग्नीफाई होगा। देखो ब्लड वेसल्स, मतलब कितना तक हम लोग अंदर जाते हैं।
कांट इमेजिन, दैट इज यहाँ पे आर्टरी वगैरह सब कुछ, ब्लड वेसल्स ब्लड लेंगे, उससे ही जाएगा ऑक्सीजन, उससे ही आएगा CO2, सब यहाँ पे एक्सचेंज होगा। तो मतलब कितना टफ मैकेनिज्म हम लोग लेके चल रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा एल्व्यूली खत्म, छोड़ दिया, ब्रांकियल ब्रोंक्यूल्स छोड़ दिया, उसके बाद एल्व्यूली शुरू होगा। मतलब इसका गेम ही अलग है। अगर यहाँ पे जाकर पंच कर दोगे, थोड़ा सा यहाँ पे एक सुई लेके देखते, यहाँ से हवा निकलना शुरू कर देगा, जो भी यहाँ से यही तो बलून में तो ऐसे ही होता है ना। तो कंडीशन में लंग्स उसी अकॉर्डिंगली पूरा का पूरा कवर होता है। यही वाले कवरिंग में लेसिथिन होगा, सरफेक्टेंट होगा ये वाले जगह में, सो दैट वे इट कैन मेंटेन दैट फ्रिक्शन। क्लियर? तो उसी अकॉर्डिंगली ये मेंटेन होगा। ओके, ये अगर हम लोग देखेंगे, ये हम लोग का ब्रीथ इन एंड आउट कंडीशन। देखो, पल्मोनरी वेंटिलेशन मतलब ब्रीदिंग, डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन, मतलब नीचे तक जाएंगे मेम्ब्रेन तक, गैस ट्रांसपोर्ट होगा मतलब बाहर, डिफ्यूजन रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, ब्लड एंड टिश्यू के बीच में एक्सचेंज होगा, सेलुलर टिश्यू रेस्पिरेशन, देन सेलुलर रेस्पिरेशन। ये क्या है? हम लोग जब इनहेल करते हैं, लेने का मतलब है हम लोग ले लिए, ऑक्सीजन यहाँ पे जाएगा, एल्वुली तक पहुंचेगा, एल्वुली में लेयर से बेसल मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन से, उस मेम्ब्रेन से वो एक्सचेंज होगा, कहाँ पे देगा? उस एक्सचेंज से वो किसको देगा? ऑटोमेटिकली यहाँ पे ब्लड्स है, ब्लड को दे देगा, ब्लड उसको कैरी करके कहाँ लेगा? टिश्यू में जाएगा, टिश्यू में जाने से सेल मिलेगा, सेल टू सेल रेस्पिरेशन होगा, फिर से CO2 फॉर्म होगा, वही CO2 कैरी होकर कहाँ पे आएगा? फिर से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने से टिश्यू से क्या होगा? मतलब ब्लड से फिर से एल्वुली में एक्सचेंज होगा, एन एल्वुली से बाहर निकलेगा। सो सही में आओ, सेलुलर रेस्पिरेशन जो फॉर्म हुआ है वो कहाँ पे आएगा? टिश्यू में आएगा, टिश्यू से क्या हो रहा है? गैस ट्रांसपोर्ट होगा बिटवीन एल्वुली, आने के बाद अक्रॉस डिफ्यूजन जाएगा एंड देन ब्रीथ आउट। तो ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। तो हम लोग इन कर रहे हैं ऑक्सीजन, वो स्लो रेट में जाएगा, बट जब निकलेगा वो फास्टर रेट में निकलेगा। फाइन। दैट इज ब्रीदिंग। ये लिफ्टिंग हो रहा है, हम लोग जो एक्सेल कर रहे हैं तो ये नीचे आ रहा है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जब हम लोग छोड़ रहे हैं फिर से वो अपना जगह में आ रहा है। तो इन एंड आउट कंडीशन, ब्रीदिंग अगर होगा तो इंस्पिरेशन इज एक्टिव प्रोसेस, एक्सपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। तो एक्सपिरेशन हम लोग पैसिव एक्सपिरेशन एयर फ्रॉम द लंग्स, तो ये हम लोग देख सकते हैं। हम लोग कैसे देखेंगे उसको? थोड़ा यहाँ पे इस मैकेनिज्म पे आ जाओ। मैकेनिज्म में आएंगे तो यहाँ पे हम लोग का दो मैकेनिज्म होता है, एक होता है बोर इफेक्ट, एक होता है हेल्डेन इफेक्ट। बोर एंड हेल्डेन कम्स। तो जब इंस्पिरेशन करेंगे हम लोग, एयर लेंगे, इससे क्या होगा? ये अपलिफ्ट होगा। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस जगह समझ लो। मतलब एसेसिनेशन के लिए तो एक बहुत बेहतरीन जगह है ये। हम लोग एयर इनहेल कर रहे हैं, अपलिफ्ट होगा, ये अपलिफ्ट होगा। अपलिफ्ट होगा मतलब क्या है? पूरा का पूरा ऊपर तक आएगा, डायाफ्राम, यहां पे क्या हो रहा है? डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्लैटेंस होंगे। वर्टिकल वॉल्यूम मतलब वर्टिकल कौन सा है? सामने वाला कंडीशन, दैट एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस, ये सामने वाला इंक्रीज होगा। सेम यहां पे क्या हो रहा है? एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स। ये कौन सा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स? कॉन्ट्रैक्ट्स। रिब स्टर्नम लिफ्ट अप, वॉल्यूम डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस इंक्रीजेस, तो ये इंक्रीज होगा। रिब्स भी इन्फ्लेंट हो रहे हैं एंड दैट वर्टिकल वॉल्यूम, अंदर वाला वॉल्यूम भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। दोनों ही अपलिफ्ट होगा तो सामने से इंक्रीज होके आ जाएगा। एंड दोनों वे में क्या हो रहा है? ये वाले इंटरकोस्टल मसल्स, ये वाला कौन सा? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। थोरासिक प्रेशर इज रिड्यूस्ड, यहां पे जब एंट्री करेगा तो यहां पे थोरासिक प्रेशर क्या होगा? डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएगा। लंग्स एक्सपांड एंड पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीजेस, लंग्स एक्सपांड हो रहा है क्योंकि एयर इनहेल किया हम लोगों ने। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी मतलब, इंट्रा मतलब अंदर अंदर में जो प्रेशर बिक रहा है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि वो डिक्रीज नहीं होगा तो अंदर जाएंगे कैसे हम लोग? तो ऑटोमेटिक वहां पे अंदर में क्या होगा? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होना पड़ेगा, सो दैट वे हाई टू लो में हम लोग मूव कर सकते हैं एंड दैट एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू द लंग्स। समझ में आ रहा है? अल्टीमेट समझो तो फिर इनहेल किए, अंदर गया, जा रहे हैं, यहां पे हम लोग लेंगे तब जब अंदर में प्रेशर कम रहेगा। अगर अंदर में प्रेशर ज्यादा है फिर से हम लोग ले सकते हैं? नहीं लेंगे, तो ऑटोमेटिक इसको क्या होगा? ड्रॉप डाउन होना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन होने के लिए क्या होगा? एल्व्यूली, ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, उसका प्रेशर कम होना पड़ेगा। तो इनहेल किए,
ऑटोमेटिकली ये वाला एक्सपांड हो गया सामने से, और ये वाला जो नीचे वाला फ्लैटेंड है ये फ्लैटेंड हो गया। ये कौन से एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, मतलब बाहर से, बाहर वाला चीज कॉन्ट्रैक्ट हो गया, होने से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, एआर हम लोग आराम से ले पाएंगे। क्यों ले पाएंगे? क्योंकि ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकिल्स, उनके प्रेशर्स रिड्यूस हो गए, सो दैट हम लोग इनहेल किए। सेम वे जब हम लोग एक्सेल करेंगे उल्टा हो जाएगा। देखो, जब हम लोग एक्सेल करेंगे इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम रिलैक्स, हम लोग वहां पे क्या था, एक्सटर्नल कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट था, ये क्या होगा, रिलैक्स हो गया। थोरासिक रीजन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, फिर से अपना स्क्वीज हो गया। थोरासिक वॉल्यूम डिक्रीज, वहां पे इंक्रीज था। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज, वहां पे इंक्रीज था। एयर मूव्स आउट। क्लियर? तो जब लेंगे तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब छोड़ेंगे ये इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होंगे। जब हम लोग लेंगे अंदर में प्रेशर्स कम रहेंगे, सो दैट ओनली वी कैन इंक्रीज, मतलब इनसाइड में हम लोग गेन करेंगे, और जब बाहर निकालेंगे सब कोई क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? ओके, इसमें कोई इश्यूज है? ये है स्पायरोमीटर, जिससे हम लोग ड्यूरिंग कोरोना के लिए यूज किए थे। कोरोना में इसको ब्लो करके करके हम लोग समझ में आता था हम लोग के पास कितना प्रेशर है, एयर प्रेशर। उसको लाइक डॉक्टर के पास जाने से इसको प्रेशर मुंह पे लगा देते थे, फुल ब्लो करो, तो वो लोग ब्लो करके दिखते थे कितना प्रेशर है, मतलब कितना ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी उनके बॉडी में होगा, तो वही वो लोग चेक करते थे। तो नॉर्मली हम लोग का जो रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग है 12 to 16 टाइम्स है, स्पायरोमीटर से हम लोग कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक चीज देखो, हम लोग अगर देखेंगे एटमॉस्फेयर, देन ये आएगा लंग्स में, लंग्स के बाद कहां पे आएगा, हार्ट, एंड देन टिश्यू। अगर उस तरह से होगा, एटमॉस्फेयर से लंग्स में आया, लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू टिश्यू, देन अगेन टिश्यू टू हार्ट, मतलब किसी भी तरह पकड़ लो, ये जो अल्टीमेट सेक्शन है एटमॉस्फेयर से हम लोग जब लेंगे, एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सबसे हाई होता है 159 mmHg, बट वही CO2 का रहता है 0.3। तो हम लोग जब एक्सेल करने के लिए जो CO2 यहाँ पे आ चुका है उसके साथ इसका मिक्स हो जाएगा, मतलब जो यहाँ पे 0.3 हो के यहाँ पे आया ना, यहाँ पे आके रुका हुआ है एल्वियोलर सेक्शन में, उसी के साथ मतलब क्या है, जो रेसिडुअल वॉल्यूम है, रेसिडुअल वॉल्यूम जो हम लोग जोर से इनहेल एक्सेल करने के बाद भी जो निकाल नहीं पाएंगे, जो रह जाता है एल्वियोली में, उसके साथ 0.3 का मिक्स हो जाएगा। एंड देन दिस लंग्स के जब निकलेगा तो ये PO2 इट बिकम 104 mmHg, और दिस PCO2 इट्स बिकम 40। तो कैसे हुआ 0.3 to 0.40, द सेम वे, वो रेसिडुअल वॉल्यूम जो था यहाँ पे उसका मिक्स हो गया, होने के बाद वो लोग चल पाएंगे। एग्जैक्टली, क्लियर? एंड दैट वे जब यहां से हम लोग निकालेंगे तो PO2 इट विल बिकम 95, PCO2 स्टिल रिमेन्स 40। इसीलिए जब हम लोग का कोरोना हुआ था तब हम लोग डॉक्टर बोलते थे कितना SpO2 कितना है, SpO2 कितना है, मतलब वो हम लोग चेक कर 95, क्योंकि 95 इट बी नॉर्मल, 90 to 93 इट बी ओके फाइन, हम लोग चल सकते हैं। लेस देन 90 दैट मींस यू नीड टू बी यूज ऑक्सीजन मास्क, 90 से नीचे आने से ऑक्सीजन मास्क यूज करना पड़ेगा। अगर वो 80 से नीचे ड्रॉप हो जाए देन यू हैव टू बी इन कोमा, मतलब तुम्हें एक वेंटिलेशन में चाहिए होगा। अगर 80 से नीचे आ गया तो यू हैव टू गो फॉर वेंटिलेशन, अगर वो 75 से नीचे आएगा तो तुम कोमा में चले जाओगे, और अगर वो 70 से नीचे आ गया एनी टाइम यू मे गेट हार्ट अटैक, एनी टाइम यू मे गेट हार्ट अटैक। समझ में आया? 90 to 95 इट इज नॉर्मल रेंज फॉर अस, ये डिपेंड करता है, हर किसी के लिए अलग अलग होगा। 90 to 95, लेस देन 95 दैट यू हैव टू यूज दिस मास्क, मतलब ब्रीदिंग रेट के लिए। अगर वो 80 से नीचे आ गया देन वेंटिलेशन में जाना पड़ेगा, मतलब ICU वगैरह में जो होता है वेंटिलेशन, और वो अगर 80 से नीचे आ गया डायरेक्टली कोमा। क्लियर? और 75 से नीचे आ गया, 70 से नीचे आ गया तो मतलब एनी टाइम कभी भी हो सकता है, सोए रात को
हो सकता है। और जब हम लोग जाते हैं यहाँ से मूव करके, तब PO2 हो जाता है 40 और PCO2 हो जाता है 45। तो दिस इज द बेसिक वे ये पूरा का पूरा एक्सचेंज होता है। यहाँ पे 159 होता है 0.3, बट ये रेसिडुअल वॉल्यूम से मिक्स होकर 40 हो जाता है, और दैट द सेम वे ये कम हो जाता है क्योंकि वहां पे एक्सचेंज कंडीशन में ये रह जाता है। देन जब यहाँ से हम लोग आते हैं 75, 95 एंड 40 में, जब जाते हैं यहाँ पे 45, 40 में जाएंगे। ये जो 45, 40 का बीच के में प्रॉब्लम है, 45, 40 के बीच में ये डिफ्यूजनल कंडीशन ज्यादा चेंज नहीं होता है, मतलब 40 इज द लास्ट वन, उससे नीचे हम लोग कभी प्रेशर नहीं हो पाएगा। और 45 एक्सचेंज मतलब उस अकॉर्डिंगली ये लोग मूव होते हैं, ये लोग कम लेके जाते हैं बट जल्दी जल्दी मैनेज कर पाते हैं। दिस इज द कंडीशन। इसके बाद एक ग्राफ आएगा, वॉल्यूम है ये वाला, ये लिख लो तो फिर याद रहेगा, नहीं तो एग्जाम हॉल में जाके प्रॉब्लम पर जाओगे। वॉल्यूम सब तो एनसीईआरटी से ही लेना पड़ेगा, बट जस्ट ग्राफ को याद रखने के लिए लिख लो। डन। यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग हम लोग जो कर रहे हैं अभी, सब कुछ बैठे हुए हैं, सबको टीवी में है, मतलब टाइटल वॉल्यूम। जोर से अगर लेंगे हम लोग तो ऑटोमेटिक जोर से निकालना भी पड़ेगा। तो जोर से लेना मतलब हम लोग का IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टीवी प्लस IRV दोनों को मिला के होगा IC, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। सेम हम लोग जोर से निकालेंगे तो ही तो जोर से फील करेंगे ना। तो जोर से निकालने वाला जो होगा वो क्या होगा, ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जितना भी जोर से निकाले एक सर्टेन अमाउंट हम लोग निकाल नहीं पाएंगे, वो एलवीयू में रह ही जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम, RV। ये ERV और RV दोनों को मिला के हम लोग बोलेंगे FRC, फ्रैक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। EC और VC दोनों का मतलब IRV, TV, ERV, ये पूरा का पूरा होगा VC, वाइटल कैपेसिटी। और टोटल का होगा TLC, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। इसके वॉल्यूम जितने भी हैं एनसीईआरटी से पिक करो, बाकी कहीं से मत देखो। एनसीईआरटी के वॉल्यूम्स अल्टीमेट है, क्लियर, कुछ भी होगा वहां से ही होगा। उसके अकॉर्डिंगली अगर देखेंगे हम लोग तो ये रेस्पिरेटरी मीटर वाला कंडीशन समझ में आया। उसके बाद हम लोग के पास आ जाता है ये वाला ब्रीदिंग वॉल्यूम्स। तो यहाँ पे TVOV जो है, ये टीवी मतलब वॉल्यूम एंड वी आर इंस्पायर्ड एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन, तो नॉर्मल वाला है, उसका वॉल्यूम भी यहाँ पे दिया हुआ है। सेम IRV, फोर्सफुली एडिशन ऑफ वॉल्यूम एयर दैट कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन, तो उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। सेम ERV, एडिशन ऑफ वॉल्यूम एयर दैट कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन।
RV, the volume of air remain in that lungs after forceful expiration also. ये lungs मतलब क्या, alveoli में रहेगा. lungs मतलब कहाँ पे रहेगा, alveoli में रहेगा. Then the same way that comes IC, दोनों का कंडीशन, वॉल्यूम दैट कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन. तो एक्सपिरेशन के बाद हम लोग जो निकालेंगे तभी तो फोर्सफुली लेंगे ना, तो वो जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे IC. तो ये वॉल्यूम सब कुछ यहाँ पे याद रखना पड़ेगा. एक ऐसे कंटेंट ऑफ एयर भी होता है जो कभी वो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व ही नहीं होता. कोई बोल सकते उसको हम लोग क्या बोलेंगे, that certain amount of air which remain in our conducting section which is not involved in any type of respiration or breathing. That's called dead space, or that air is called dead air. That will be in tracheal part. Trachea में कुछ कुछ पोर्शन में वो एयर रह जाएगा जो कभी इन्वॉल्व ही नहीं होगा कहीं पे. तो दैट इज, आ जाओ, दैट सर्टेन कंडीशंस. तो हम लोग जब देखेंगे द डेड स्पेस, पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नॉर्मल नॉस्ट्रल्स एंड टर्मिनल ब्रोंकाई, नॉट इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज, इज कॉल्ड डेड स्पेस. वॉल्यूम होता है 150 ml. मतलब वो कहीं पे भी कैसे भी हो, ये कंप्लीटली यूज नहीं होता है, उसको हम लोग डेड स्पेस एंड डेड वॉल्यूम बोलते हैं, डेड एयर वॉल्यूम. तो 150 ml का होता है. वो ट्रैकिया में कहीं कहीं रह जाता है, जितना भी तुम करो ये कभी इन्वॉल्व ही नहीं होगा. उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलेंगे ये वाला चीज, डेड स्पेस या तो डेड वॉल्यूम. क्लियर? हाँ, यूज नहीं हो रहता है, मतलब टोटल वॉल्यूम को मेंटेन करेगा बट नॉट बी इन्वॉल्व इन एनी टाइप ऑफ थिंग्स. तो डेड स्पेस और डेड एयर वॉल्यूम. ओके, ये वाला अभी डिस्कस कर दिया था, दैट इज टोटल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम एयर कैसे कहाँ पे कैसे जाते हैं, कौन सा वाला कहाँ पे कितना कुछ होता है. गैसेज बिटवीन एल्व्यूलर ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यूज. एल्व्यूलर टू ब्लड होगा वो एक जाएगा, ब्लड टू टिश्यू जाएगा एक होगा. उसी को हम लोग अभी देख रहेंगे एक डायग्राम में, जिसको हम लोग बोर इफेक्ट और हेल्डन इफेक्ट बोलते हैं. प्लीज इसको समझो अच्छे से, इस वाले टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस आते हैं. जैसे कि हम लोग एल्व्यूली देखे थे, उसके सराउंडिंग में बहुत से ब्लड वेसल्स थे. सेम इसके चारा सराउंडिंग में ब्लड वेसल्स होंगे. तो इसके सराउंडिंग में जो ब्लड वेसल्स होंगे, ये वाला ब्लड, ये आरबीसीज है जो एल्व्यूली के चारों तरफ प्रेजेंट होंगे. ओके, इन दिस जो एयर बाहर से अंदर आएगा CO2 लेके, वो तो पल्मोनरी क्या होगा, आर्टरी होगा. और जो यहां से O2 ब्लड लेके निकलेगा वो क्या होगा, पल्मोनरी वेन होगा. तो ये वाला एल्व्यूली है, सराउंडिंग में ब्लड वेसल्स आरबीसीज वगैरह है. तो ऑटोमेटिकली हम लोग इनहेल कर रहे हैं. इस जगह में ऑब्वियस वे में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, हाई होगा. पार्शियल प्रेशर अगर ऑक्सीजन यहाँ पे हाई होगा, मतलब उसका ऑक्सीजन का प्रेजेंस यहाँ पे ज्यादा होगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे CO2 वॉल्यूम क्या होगा, लो होगा. जितना CO2 कम रहेगा, कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन कम होगा. क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है H2O और CO2 ये दो मिलकर क्या बनते हैं, H2CO3. ये क्या है, कार्बोनिक एसिड. जितना ज्यादा कार्बोनिक एसिड होगा एसिडिक होगा नेचर, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे CO2 कम है. तो CO2 कम होने का मतलब क्या है, जो pH होगा वो हाई होगा, क्योंकि कार्बोनिक एसिड मतलब एसिड होगा. और 7 हम लोग का pH मीटर का मेन न्यूट्रल वॉल्यूम है. 7 से नीचे आएंगे तो क्या होगा, एसिडिक होगा. 7 से ऊपर जाएंगे तो बेसिक होगा. तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एसिड कम बन रहे हैं, तो pH क्या होगा, हाई होगा. pH हाई होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, H प्लस कंटेंट कम रहेंगे. H प्लस कंटेंट ज्यादा होगा तो एसिडिक होगा, H प्लस कम रहेंगे तो बेसिक होगा. तो अभी नेचर बेसिक ही ऑलमोस्ट, इसलिए H प्लस कम है. H प्लस कम है मतलब क्या होगा, टेम्परेचर भी यहाँ पे क्या होगा, कम रहेगा, क्योंकि एसिड फॉर्मेशन कम है, टूटने का चांसेस कम रहेगा, रिलीज ऑफ एनर्जी कम रहेगा, तो टेम्परेचर कम रहेगा. सेम वे लैक्टिक एसिड ये भी कम होंगे, क्योंकि लैक्टिक एसिड कब बनता है, जब हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग आउट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जब रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बहुत लगता है हम लोग को, फिजिकल वर्क जब करते हैं, तो उस जगह को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, बॉडी में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो टूट जाता है.
बॉडी के जो डिपोजिटेड ग्लाइकोजन टूटता है तो ऑक्सीजन एंड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ऑक्सीजन ब्रीदिंग को संभालता है और लैक्टिक एसिड हर एक जॉइंट में जाके स्टोर होता है। एंड देन हम लोग फेटिग्ड हो जाते हैं, पेन होता है, हम लोग कहीं पे जाके बैठ जाते हैं फॉर रेस्ट एंड ऑल। तो जब ये वाला ब्रीदिंग फिर से ऑक्सीजन एंट्री करना शुरू करता है, फिर से जगेगा, लैक्टिक एसिड कम हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली क्या है, जब बॉडी में ऑक्सीजन कम होगा तभी लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे अभी ऑक्सीजन ज्यादा है, लैक्टिक एसिड क्या होगा, कम रहेगा, इसलिए कम है। इन दिस कंडीशन जब ये पूरा का पूरा ऐसा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बाइंड होगा, क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन के कहां पे आएगा, नीचे टिश्यू तक कैरी होके आएगा। जब टिश्यू में आएगा सेम ये चीज कंप्लीटली उल्टा हो जाएगा, वहां पे PO2 कम हो जाएगा, PCO2 इंक्रीज होगा। PCO2 इंक्रीज होगा मतलब pH ड्रॉप करेगा, pH ड्रॉप करेगा मतलब H+ इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लैक्टिक एसिड इंक्रीज कर जाएगा। करेक्ट, क्योंकि लैक्टिक एसिड वहां पे इंक्रीज करेगा। तो जब ये सब होगा तो ऑटोमेटिकली ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगा, ऑक्सीजन बॉडी में यूज हो जाएंगे और जो हीमोग्लोबिन रिमेन्ड है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड कर लेगा और क्या बनेगा, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। इट विल फॉर्म कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। जब ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनेगा फिर से ये यहां से इस तरफ जाएगा। जब ये जाएगा फिर से ये कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएंगे और हीमोग्लोबिन भी अलग हो जाएगा। मतलब कार्बामिनो हीमोग्लोबिन टूट जाएगा क्योंकि सेम ऑपोजिट होगा। हीमोग्लोबिन यहां पे आ जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन में अंदर जाके बाहर चला जाएगा। तो ये जो इस जगह वाला कॉन्सेप्ट है, लोडिंग ऑफ CO2 इन हीमोग्लोबिन एंड डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम लोग बोलते हैं बोर इफेक्ट। और यहां पे लोडिंग ऑफ O2, डिसोसिएशन ऑफ CO2, इसको हम लोग बोलेंगे हेल्डेन इफेक्ट। क्लियर बात, एक होता है बोर इफेक्ट, एक होता है हेल्डेन इफेक्ट, उल्टा होगा। हाँ, अगर एसिड नहीं बनेगा तो टूटेगा नहीं, क्योंकि एसिड तो सबसे ज्यादा टूटेगा। जब कोई बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज करता है, वो अलग है, इसका नहीं है, दिखाऊंगा, आऊंगा। इतना तक नहीं डाउट क्लियर है? उसके बाद ये वाला समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट एग्जैक्टली ये बिटवीन आरबीसी एंड प्लाज्मा में होता है। ठीक है, सीधी सी बात समझ लो, ये आरबीसी और प्लाज्मा के बीच में होगा, जिसको हम लोग क्लोराइड शिफ्ट बोलेंगे। बायोलॉजिकली जितने भी मेम्ब्रेन्स हैं, ऑलमोस्ट मैक्सिमम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं और वो मेम्ब्रेन्स प्लस चार्ज पार्टिकल को कैरी करते हैं, प्लस चार्ज पार्टिकल को कैरी करते हैं। एकमात्र ऐसा ही एक ही मेम्ब्रेन है जो आरबीसी के सरफेस में होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डोनांस इक्विलिब्रियम, डोनांस मेम्ब्रेन। वो सिर्फ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को कैरी करेगा। क्लियर? दिस इज द ओनली मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ आरबीसी जो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को कैरी करेगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोनांस मेम्ब्रेन। व्हाट वी विल कॉल्ड, डोनांस मेम्ब्रेन। अभी क्या हो रहा है देखो, प्लाज्मा है, CO2 रहेगा प्लाज्मा में, H2O भी रहेगा। आराम से यहां पे
H2O प्लस CO2 मिलके क्या बनेगा? H2CO3, कार्बोनिक एसिड बनेगा। प्लाज्मा में इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक डिहाइड्रोजनेज, कार्बोनिक डिहाइड्रोजनेज ये टूट जाएगा, ये किस में कन्वर्ट होगा? H प्लस प्लस HCO3 माइनस। प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन जब आएगा, इट विल कम इन द फॉर्म ऑफ KHB, पोटाशियम हीमोग्लोबिन। ओके, जब ये आएगा सेम ये भी टूटेगा, ये टूट के क्या बनेगा? K प्लस हीमोग्लोबिन, यहां पे H प्लस है, ये अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा, करने के बाद इन द फॉर्म ऑफ HHB ये निकल जाएगा, रहेगा क्या? K प्लस, और ये दोनों मिलकर क्या फॉर्म करेंगे? पोटेशियम बाइकार्बोनेट। और आरबीसी में क्या रहता है? NaCl रहेगा। अभी यहां पे देखो इंटरेस्टिंग चीज, K प्लस, K का एटॉमिक कितना है? 19, K का 19 है ना, अगर प्लस होगा तो कितना होगा? 18। क्लोराइड का कितना है? क्लोरीन का 17, अगर Cl माइनस हो गया तो कितना होगा? 18। तो दोनों का सेम हो गया ना अभी, तो यहां पे तो K प्लस जा सकता था, कंडीशन आ सकते थे, बट इस मेम्ब्रेन में, ये जो मेम्ब्रेन है बिटवीन आरबीसी एंड प्लाज्मा, क्या मेम्ब्रेन बोला? डोनांस मेम्ब्रेन। इट अलाउज ओनली व्हाट? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, सो दैट वे ये Cl यहां से इस तरफ आएगा, HCO3 इस तरफ जाएगा, एंड जाने के बाद प्लाज्मा में क्या फॉर्म होगा? KCl, यहां पे क्या फॉर्म होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। एंड दैट्स द रीजन आरबीसी को, ब्लड को टेस्ट करने में थोड़ा क्या लगता है? सॉल्टी लगता है, बिकॉज ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट। एंड दैट्स द रीजन आरबीसी में NaCl कंसंट्रेशन 0.9 होता है, क्योंकि एक आरबीसी में एक NaCl हर एक के लिए टूटता रहेगा। क्लियर बात? दैट इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट, शिफ्टमेंट ऑफ क्लोराइड आयंस फ्रॉम आरबीसी टू प्लाज्मा। ओके यश, ये फॉर्मेशन मतलब ये हीमोग्लोबिन फॉर्म पे होता है, क्योंकि KCl रहता है ज्यादा, KCl हीमोग्लोबिन के साथ जब मिलके रहेगा तो ऑटोमेटिकली ये पोटेशियम हीमोग्लोबिन फॉर्म बन जाएगा, जो अल्टीमेटली प्लाज्मा के साथ कंटिन्यू वो लोग मूवमेंट करेंगे। विस्कस नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेंटेन बाय दिस। क्लियर? दिस इज अबाउट क्लोराइड शिफ्ट। ओके विद दिस? तो अल्टीमेटली ये चेंजिंग कंडीशन जो है, एंड दैट्स द रीजन ये लोग बनते हैं दोनों में। फाइन। इन दोनों शुगर में, तुम लोग केमिस्ट्री में तो बहुत सही हो ना, तुम लोग प्रेडिक्टेबली बहुत कर चुके, ये दो सॉल्ट में कौन सा सॉल्ट ज्यादा बेसिक होगा? बिटवीन NaCO3 एंड KCl कौन सा होगा? KCl। क्यों होगा? NaCO3 क्यों होगा? इट बी स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर, NaOH स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर इसमें होगा, तो इसमें ऑटोमेटिकली इसका बेसिसिटी ज्यादा होगा। मैडम केमिस्ट्री इतना से करने से कुछ नहीं होगा, ये ट्रिक से ही केमिस्ट्री सॉल्व नहीं होगा। फॉर दैट वे यू शुड नो अबाउट दोस थिंग्स, थोड़ा नॉलेज को एनहेंस करो, नहीं तो मेडिकल। क्लियर इतना तक? डाउट है जेटली? That is called chloride shift. RBC प्लाज्मा के बीच में डोनांस मेम्ब्रेन, that way that shifting of chloride ions. ये लोग यहाँ पे K प्लस भी जा सकता था, बट K प्लस जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज इसमें से सिर्फ क्या होगा? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जा सकते हैं, सो दैट वे क्लोराइड यहाँ से आया और HCO3 में से यहाँ से गया, एंड एक्सचेंज ऑफ दैट वन NaCO3 एंड KCl फॉर्म हुआ, दैट्स वे बैलेंस बनेगा, एंड दैट इज अ कंडीशन कॉल्ड एज क्लोराइड शिफ्ट, शिफ्टमेंट ऑफ क्लोराइड आयंस। नेक्स्ट वन कम्स ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, इसको थोड़ा याद रखना। जो ग्राफ बनता है इट इज P50 वैल्यू, याद कर लो, समझ लो अच्छे से। P50 कंडीशन, अगर CO2 इंक्रीज हुआ तो ग्राफ नीचे शिफ्ट होगा, अगर O2 इंक्रीज हुआ ग्राफ
ऊपर शिफ्ट होगा, क्योंकि एस पर एनसीईआरटी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में क्या दिया हुआ है, वाई में दिया हुआ है सेचुरेशन, वाई में क्या दिया हुआ है, सेचुरेशन, सेचुरेशन दिया हुआ है, और एक्स में क्या दिया हुआ है, एफिनिटी, एक्स में क्या दिया हुआ है, एफिनिटी कंडीशन, करेक्ट है कि नहीं। तो अल्टीमेटली जब CO2 इंक्रीज होगा तो O2 और CO2 के बीच में CO2 का बाइंडिंग जो अकॉर्डिंगली हीमोग्लोबिन क्या है, हाई है, तो ग्राफ क्या होगा, नीचे खींचता जाएगा। CO2 इंक्रीज है तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में ग्राफ था, तो ग्राफ तो ऊपर नहीं जाएगा, ग्राफ ऑटोमेटिक क्या होगा, नीचे आएगा। और जितना O2 इंक्रीज होगा CO2 कम होगा, इन दैट केस हीमोग्लोबिन के साथ का बाइंडिंग नेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए ग्राफ ऊपर की तरफ टिल्ट होना शुरू करेगा। क्लियर। अगर ये याद रखना, अभी क्वेश्चन में अगर घुमा दे, यहां पे सेचुरेशन, यहां पे एफिनिटी दे, तो उल्टा हो जाएगा। तब क्या होगा, जब CO2 इंक्रीज होगा तब ग्राफ ऊपर जाएगा, दूर हटेगा, समझो। और अगर O2 इंक्रीज हुआ ग्राफ नीचे आएगा, क्यों नीचे आएगा, एफिनिटी कंडीशंस के लिए। फाइन। ये अगर उल्टा कर दे तो भी यहां पे प्रॉब्लम हो सकता है। समझ में आया, अभी समझ में आया। ये उल्टा हो जाएगा, मतलब सैचुरेशन की जगह एफिनिटी सैचुरेशन हो जाएगा, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक हम लोग क्या बोले, CO2 इंक्रीज होने से ग्राफ नीचे आएगा, तब CO2 इंक्रीज होने से ग्राफ क्या होगा, ऊपर जाएगा, और O2 इंक्रीज ग्राफ ऊपर जाएगा तो O2 इंक्रीज ग्राफ क्या होगा, नीचे आएगा। वही तो बोला। क्लियर। उल्टा हो जाएगा तो अगर एक्स एंड वाई एक्सिस कंडीशन में, तो ये ऑक्सीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। इसके बाद यहाँ पे एक चीज आएगा, डिजीजेस, एम्फाइसीमास, दैट एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस, ये सब डिजीज, ये तुम लोग का पार्ट है, थोड़ा पढ़ने से हो जाएगा, मतलब कौन सा वाला कहाँ पे डिजीज है वो तुम लोग देखने से भी उसको पता चल जाएगा, उसमें इतना कुछ खास नहीं है। तो अल्टीमेटली एक्सचेंज ऑफ कंडीशन में अगर हम लोग देखेंगे प्रेशर कंडीशन, तो अगर हम लोग प्रेशर में देखेंगे, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। यहाँ पे एक चीज है, ऑक्सीजन एस्पेक्ट में अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे तो बाइंडिंग कैपेसिटी 20-25 टाइम्स इंक्रीज ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड का, और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंपेयर करेंगे तो ऑक्सीजन का 200 to 300 टाइम्स ज्यादा है। क्लियर। जब ऑक्सीजन बाइंड करेगा अलोंग विथ हीमोग्लोबिन, इट फॉर्म्स ऑक्सीहीमोग्लोबिन। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड करेगा दैट इज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर। ये वाला हम लोग देख लिए, प्रेशर ऑक्सीजन डिफ्यूजन ब्लड एलवीएस 40 mm होता है, कितना होता है, सॉल्युबिलिटी 25 टाइम्स सॉल्युबिलिटी ओवर देयर ऑक्सीजन के एस्पेक्ट में। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन्स के नाम पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे कौन से मेम्ब्रेन्स है प्लीज, ये मेम्ब्रेन लेयर्स लिख लो। दैट डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मेड आउट 3 लेयर्स, एलवीएली के 3 लेयर्स होंगे, तीनों लेयर्स बुक में है बट फिर भी लिख लो नाम, नहीं तो याद नहीं रहेगा। द 3 लेयर्स आर देयर, 3 में स्क्वामस एपिथेलियम, एंडोथेलियम, एलवीएली, बेसमेंटल सब्सटेंस, ये तीनों यहाँ पे होंगे, इस जगह के लेयर्स होंगे तीनों, एक अंदर की तरफ, एक मिडल वाला, एक गैप, 3 मेम्ब्रेन होंगे। एक अंदर से, मतलब एलवीएली टू बाहर जा रहे हैं हम लोग, तो ये एलवीएली के अंदर वाला एक, देन मिडल वाला एक, एंड उसके बाहर वाला एक, 3 मेम्ब्रेन। दिस 3 मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन दैट एल्वियोली सीजन। लाइक कोई भी चीज हम लोग डिफ्यूजन करेंगे तो ये 3 मेम्ब्रेन क्रॉस करना पड़ेगा। जब हम लोग इनसाइड टू आउटसाइड आएंगे तो ऊपर से नीचे आएंगे, जब आउटसाइड टू इनसाइड जाएंगे तो हम लोग यहां से जाएंगे। जब हम लोग इनहेल करेंगे, इनहेल करने के टाइम पे ऊपर से 1 to 3 में आएंगे, जब एक्सहेल करेंगे तो 3 to 1 में जाएंगे। तो कभी कभी ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन दे सकते हैं कि इनहेलिंग कंडीशन में सीक्वेंस क्या होगा, एक्सहेलिंग कंडीशन, तुम तो 3 ही पढ़ेगा, तुम तो एक दब दे दोगे, बट याद करना पड़ेगा कहां पे तुम लोग कर रहे हो। अगर इनहेल कर रहा हूं तो 1 to 3 होगा, अगर एक्सहेल करूंगा तो 3 to 1 होगा। क्लियर। सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। ओके तो इनहेल एक्सेल में ये प्रॉब्लम हो जाता है, जिस वजह हम लोग यहाँ पे समझ याद रखना पड़ेगा। फाइन। दैट रेस्पिरेटरी मीटर लंग्स, प्रेजेंस ऑफ एल्वियोली ऑफ द मैसेज एक्सचेंज ऑफ कंडीशंस। तो यहाँ पे हम लोग जब करते हैं ऑक्सीजन ट्रांसफर लंग्स टिश्यूज फिजियोलॉजी एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन निकलेंगे तो बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन। यहाँ पे एक चीज याद रखो, ऑक्सीजन 97% ऑफ ऑक्सीजन, 97% ऑफ ऑक्सीजन, 97% of oxygen, it is carried through hemoglobin. 97% of oxygen that is carried through hemoglobin, and 3% by plasma. 97% by hemoglobin, 3% by plasma.
97% through hemoglobin and 3% through blood plasma. Correct? 97% through hemoglobin and 3% through blood plasma. Whereas in CO2, 70% as a sodium bicarbonate, CO2 70% sodium bicarbonate, 20 to 25% through hemoglobin, 5 to 6%, 10% through plasma. 5 to 10% through plasma. Clear? 70% bicarbonate form, that is 20-25 times percent will be what? That is hemoglobin, and rest remaining 5 to 10% will be from plasma. One molecule of hemoglobin carries what? 4 molecule of oxygen. 1 gram hemoglobin 1.34 ml of oxygen. 1 gram hemoglobin, it carries 1.34 ml of oxygen. 100 ml of blood, 1 gram, 1.34 ml of oxygen. 100 ml of blood contains 15 gram hemoglobin. 15 gram hemoglobin. Okay. Next, 1 gram arterial blood carries 100 ml, 1 gram. 100 ml arterial blood carries 100 ml arterial blood carries 19.4 to 20 ml 19.4 to 20 ml of oxygen. 100 ml arterial blood daily, 100 ml venous blood, 100 ml venous blood, 100 ml venous blood, 100 ml venous blood, still it has 14.4 to 15 ml of oxygen. 14.4 to 15 ml of oxygen. 14.4 to 15 ml of oxygen. So that 100 ml arterial blood delivers 100 ml arterial blood delivers 100 ml arterial blood delivers 5 ml of oxygen. Delivers 5 ml of oxygen. Clear? तो अल्टीमेटली क्या जा रहा है? 20 ml ले रहे हैं, 50 ml ले रहे हैं, तो 5 ml हम लोग छोड़ रहे हैं. उसी अकॉर्डिंगली जितना हम लोग 40 ला रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं उसमें 45, देन उसमें 5 छोड़ के 40 में रह जा रहे हैं. तो कंडीशन ऑलवेज हम लोग कितना डिलीवर करते हैं? 5% ऑफ दिस. ये हमेशा, या कहीं पे भी अगर क्वेश्चन आए, कहीं पे भी करके क्वेश्चन आ जाए कुछ न्यूमेरिकल सेक्शंस, तो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि कितना परसेंटेज हम लोग डिफाइन करते हैं. अगर यहाँ पे जैसे कि हम लोग लिखे कि 100 ml आर्टियल ब्लड कैरीज 20 ml, 19.4 to 20 ml, यहाँ पे वो लोग बोल दे के 50 ml हम लोग कैरी कर रहे हैं. सेम अगर बोल दिए कि लाइक वेनस ब्लड में हम लोग के पास अराउंड 20 ml है, तो 20 है 50 है, तो कितना होगा वहाँ पे?
30 ml डिलीवर कर रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंगली परसेंटेज आ सकते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट इट. आर्टेरियल ब्लड एंड वेनस ब्लड, आर्टेरियल ब्लड माइनस वेनस ब्लड जो रहेगा वही हम लोग डिलीवर करेंगे. क्लियर? आर्टेरियल ब्लड माइनस वेनस ब्लड, वट एवर रिमेनिंग विल बी देयर, दैट विल डिलीवर इट. क्लियर? तो ये हम लोग के पास इंफॉर्मेशन है. बाकी हम लोग के पास ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट अगर हम लोग देखेंगे 97 में, जो हम लोग देखे अभी CO2 PO2 कंडीशंस, वो हम लोग के पास है. हीमोग्लोबिन ऑक्सीडेशन का हम लोग देख चुके थे. 7% 25% कंडीशंस, ये दैट इज कार्बन डाई ट्रांसफर कार्बोनिक एनहाइड्रेस. वही था हम लोग का H+H+ कंडीशन ब्लड टिश्यू में जो होता है. दैट इज रेस्पिरेटरी सेंटर. ये तीन चीज है अंडर रेस्पिरेटरी सेंटर. तीन चीज में फर्स्ट वन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेडुला ऑब्लांगेटा, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर पोन्स वेरोली, एंड दिस वन केमोसेंसिटिव हाइपोथैलेमस. ये तीन चीज होंगे, तीन अलग अलग पार्ट होंगे. तो हर किसी के लिए हर किसी चीज का कंडीशंस अलग होगा. क्लियर? अगर हम लोग पहले वाला देखेंगे जो हम लोग का रेस्पिरेशन होता है, मतलब प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सचेंज, दैट इज मेंटेन्ड बाय मेडुला ऑब्लांगेटा. अगर हम लोग देखेंगे न्यूमोटॉक्सिक, मतलब सोने के बाद जो रेस्पिरेशन होता है वो मेंटेन कौन करता है, दैट इज न्यूमोटॉक्सिक सेंटर पोन्स वेरोली. और बाकी सब में बैलेंस करने के लिए हाइपोथैलेमस, क्योंकि टेम्परेचर रेगुलेशन तक सब कुछ यही मेंटेन करेगा. देखो एक एक करके दिखा रहा हूं. रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला ऑब्लांगेटा रेगुलेट्स नॉर्मल फंक्शन ऑफ इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, मतलब टोटल रेस्पिरेशन ब्रीदिंग मेंटेन करेगा. ये इज द सेंटर ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर. देन अगर हम लोग देखेंगे न्यूमोटॉक्सिक सेंटर मॉडिफाई मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन. मतलब जो हम लोग अभी जैसे कि रेस्पिरेट कर रहे हैं वो सोने के बाद ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा हो जाता है, मतलब स्लो हो जाता है, वो मेंटेन करता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर. सोने के टाइम पे देखना, किसी कोई अगर तुम्हारे पास सोया हुआ है तुम उसको मैनेज करना, उसको इन एंड आउट कंडीशन जो स्लो हो जाएगा. जो नॉर्मल रेट में होता है हम लोग 12 से 16 करते हैं, वही हम लोग सोने के टाइम पे वो 10 से 12 हो जाता है, वो थोड़ा रेट स्लो हो जाता है. क्लियर? and that be like chemotoxic adjacent rhythm center increases the concentration of CO2 and C8 एक्टिवेट. तो बॉडी में रिदम मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर रेगुलेट करेगा, सो दैट वे हम लोग मेंटेन करेंगे. तो इस तीनों चीजों का यहाँ पे एक एक करके इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. क्लियर? दैट वे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. ऑक्सीजन रेगुलेशन प्राइमरी रिदम सेंटर क्वाइट एफिशिएंट. और बाकी होता है डिजीजेस जो एनसीईआरटी बुक में एस्थमा, एम्फाइसीमा, दिस आर द सर्टेन डिजीज, वो हम लोग बुक में. दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर्स. क्लियर?